जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सोल्व मैथ में। हम जेबीटी चंडीगढ़ वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने 2 वीडियो पहले बनाई हैं, आपने देखी होंगी। और नहीं देखी हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको चेक कर लीजिए। जेबीटी चंडीगढ़ के लिए जो मैंने बताई है वो ये है कि मैथमेटिक्स का उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल है, क्योंकि 30 नंबर का मैथ आने वाला है और 15 नंबर की रीजनिंग आने वाली है। तो मैथ को हम किस अप्रोच के साथ करेंगे वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मैथ का वेटेज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी को लेते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नंबर सिस्टम के 2019 में शायद 5 क्वेश्चन आए हुए थे और 2022 में उसके 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ थे। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप मैथ को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना है कि एक चैप्टर आपने पढ़ लिया मैथ का, ठीक है अब चलो कोई नहीं, मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, मैं ये छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ का हमेशा पढ़ने का यही लॉजिक होना चाहिए कि आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि पहला चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसका यूज कहीं हो सकता है चौथे चैप्टर में यूज हो रहा हो। हम जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते कि नंबर सिस्टम का यूज कहाँ कहाँ होता है, नंबर सिस्टम का किस चैप्टर में यूज नहीं होता। नंबर सिस्टम आपके मेंसुरेशन में यूज होती है, आपको पता है इस बात का। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मेंसुरेशन की आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डिजिटल सम समझोगे तो आपको वो कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगी। आप चार ऑप्शन देखोगे, 4 ऑप्शन देखने के बाद जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको 3 ऑप्शन तो है ही नहीं। समझ रहे हो? सोल्व करना तो दूर, आपने क्वेश्चन को टच भी नहीं करना, उससे पहले आंसर हो जाएंगे आपके। ये नंबर सिस्टम की खासियत है। और ये चैप्टर इतना वास्ट है कि इसको मतलब जितनी डेप्थ में पढ़ना चाहो उतना कम है, कितनी भी डेप्थ में जा सकते हो। हम ज़्यादा डेप्थ तो नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर करेंगे कि जिससे हमारे इस पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा नंबर सिस्टम से आने वाला। तो मैं डिस्कस करूंगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और फिर मैं उनमें आज उसका कुछ पार्ट आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ हम क्या क्या शुरू करेंगे। देखो इस चैप्टर में क्या क्या है। नंबर सिस्टम में 8 चीज़ें हैं। आपको एक बात और बताऊं मैं कि हम एलसीएम एचसीएफ को अलग पढ़ते हैं, एपी जीपी को अलग पढ़ते हैं। हालांकि जीपी आपके सिलेबस में नहीं आ रही है क्योंकि 10th तक जीपी नहीं है, 10th तक एपी है, ठीक है जी। तो कितने तो 2-3 चैप्टर मिलके बनाएगी। सबसे पहला होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में क्या पढ़ेंगे हम कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन मतलब नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं। जैसे डेसिमल नंबर हो गए, ठीक है, आपके इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर है, और आपके इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, आपके इवन नंबर, ओड नंबर, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जैसे बोल लूँ परिमेय अपरिमेय, मतलब आपकी कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ये सब चीज़ें हम इस क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। जो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे आज हम, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे अब, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है हमारा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे। यूनिट डिजिट, कोई आपको एक नंबर दे देगा, कोई कैलकुलेशन दे देगा बड़ी सी, और कोई नंबर दे देगा, उसको कितने बड़े से नंबर से डिवाइड करके दिखाएगा और कहेगा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो वो सारा हम यहाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप बस देखते जाना कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। ये पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे। हो सकता है इस पर 2 या 3 वीडियो लग जाए मेरी, और उसके बाद जब इतना हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे, सबके क्वेश्चन करेंगे। तो 2-3 वीडियो उसकी, एक वीडियो या 2 वीडियो हम क्वेश्चन आंसर पे करेंगे, ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा, देखो जब एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो जाएगा ना, तो फिर क्वेश्चन आंसर करते टाइम मैं उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये हमने पढ़ रखा है, इसको ऐसे करेंगे। तीसरा आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल भी भाई आपको कोई संख्या दे दी, उससे पूछ रहा है कि ये किस चीज़ से डिविजिबल है, इससे है या नहीं है, यही तो यूज करेंगे हम। आप देखो मेंसुरेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखोगे ना आप,
तो उससे आपके आंसर एलिमिनेट भी हो जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है तीसरा फैक्टर। फैक्टर में बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हमें। देखो मैं कुछ भी छोड़ के नहीं चलने वाला, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। हम जब इतना पढ़ रहे हैं तो एक दो चीज़ें छोड़े क्यों। फैक्टर में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ओड, एवरेज ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी इसलिए डिस्कस करेंगे कि एक बार आपको ये चीज़ें थोड़ी सी पता होना चाहिए। आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा बस। ठीक है जी। उसके बाद आता है नंबर ऑफ जीरोज। समझ रहे हो नंबर ऑफ जीरोज? नंबर ऑफ जीरोज पूछेगा आपसे, कोई एक बड़ी सी स्टेटमेंट देगा, दो तीन चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन देगा, और फिर उससे पूछेगा आपको कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब नंबर ऑफ 10, और नंबर ऑफ 10 का मतलब नंबर ऑफ 2 एंड नंबर ऑफ 5, जो भी इनमें से कम होंगे वही होगा। ठीक है, किसी भी संख्या में मतलब आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि इनमें से मतलब जो भी कम होगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ही तो बनेंगे। अब मान लो 5 हमारे पास 4 है और 2 हमारे पास 3 है, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे कितने आएंगे भाई? ये जो 4 हैं ये इन तीनों के साथ थोड़े ना, 3 5 यहाँ से आएंगे, 3 2 यहाँ से आएंगे, और वो मिला के जीरो बना देंगे। कितनी? 3 जीरो तो ये बना देंगे। समझ रहे हो? तो 3 3 का पेयर बना, ये पेयर बनाने पड़ेंगे। तो जितने जो कम होगा उतने ही नंबर होंगे, फिर 5 रेस्ट बच जाएगा, उसका कोई यूज नहीं। समझ रहे हो? नंबर ऑफ जीरोज का कॉन्सेप्ट भी आएगा आपके। ठीक है, कई बार आपसे एक चीज और भी पूछेगा वो, कि लास्ट 2 डिजिट, यूनिट डिजिट तो पढ़ लिया हमने, लास्ट 2 डिजिट बताओ। तो वो कैसे निकालेंगे? अब लास्ट डिजिट निकालने के, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करके देख लेते हैं, यूनिट डिजिट आ गया। मतलब डिविजिबल डिवाइड करने के लिए 10, लेकिन लास्ट 2 डिजिट देखने हो तो 100 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। आप एक एक चीजें देखते रहना, आप सारी चीजें समझ में आएंगी आपके। फिर आता है हमारा अगला, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन दिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के, आपसे पूछेगा रिमाइंडर थ्योरम के। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपको पता लगेगा इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन है। मॉडुलिटी का कॉन्सेप्ट काम करेगा कि भाई हम पहले किसी चीज़ का रिमाइंडर निकालने के लिए जैसे किसी चीज़ का रिमाइंडर निकालना, मैं लेट से मैं कह रहा हूँ कि 39 है, इसको 15 से डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो ये रिमाइंडर निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते, यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 से कर देंगे। ठीक है, अब इसको रिमाइंडर निकाल के देखो क्या आया, 1 आया। लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, ये 5 आएगा ना, 5 से 3 आ गया रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर आया यहाँ। ठीक है, लेकिन क्या रिमाइंडर एक्चुअल में 3 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कितने से किया था? 3 से डिवाइड किया था। तो हमारे रिमाइंडर को भी हमने 3 से, जो आया है वो 3 से डिवाइड होके आया है। एक्चुअल रिमाइंडर को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एक्चुअल रिमाइंडर 9 आएगा। अब देखो 39 को डिवाइड करो आप 15 से, 15 दूनी 30, बचे कितने? 9, रिमाइंडर 9 आ गया ना। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलिटी है। इसमें देखेंगे हम कि रिमाइंडर को कैसे, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी है इसमें। नेगेटिव रिमाइंडर समझते हो कि भाई जैसे मैंने बोला कि 6 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? मैं कह रहा हूँ 6 को छोड़ो, आप 9 को ले लो, 11 को ले लो। 11 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? मैं कह रहा हूँ रिमाइंडर -1 आया। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये 12 डिवाइड हो रहा है, 12 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 12 तो हो रहा है लेकिन 1 नहीं हो रहा। तो 12 पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 11 रहा तो 1 कम आना पड़ा तो -1।
अब माइनस किसी चीज का रिमाइंडर होता नहीं है, हमें पता है, तो ये नेगेटिव रिमाइंडर हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि हमारा नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आता इतना, तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा, इसमें इसको ऐड कर दो, 4 प्लस माइनस 1 3, एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ये भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। एलसीएम एचसीएफ आपको पता ही है, एलसीएम एचसीएफ भी एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। एलसीएम एचसीएफ में पूछेगा आपको फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकाल के दिखाओ, वो एक अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट जाएगा क्या, एपी, उसमें हमारी nth टर्म पूछ लेगा, फर्स्ट इवन टर्म पूछेगा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड टर्म्स, उनका क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स, ये सब इसी में आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आप सारी चीजें निकाल लोगे, स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर भी पूछ सकता है, क्यूब पूछ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी में एपी में आएंगे। एपी से हम देखेंगे कि एपी कैसे निकलती है। अब एपी का ही तो कॉन्सेप्ट है, सारी सब में एपी लग रही है भाई, कॉमन डिफरेंस होगा सब में ही। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इवन ओड सब में कॉमन डिफरेंस का ही फंडा है, तो सब में कॉमन डिफरेंस का काम चलेगा। तो हम इसको देखेंगे कि ये एपी से कैसे ड्राइव हो रही हैं सारी चीजें, और धीरे धीरे हम इस सारे कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले अब हम आते हैं अपने किस पे, पहले पार्ट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। चलो दोस्तों, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स करेंगे, कल में हम इसको कर लेंगे कुछ पार्ट इसका, और फिर हम इसको लास्ट में, तो 3 से 4 वीडियो इसकी होने वाली हैं। आप आराम से इत्मीनान से बैठें और तसल्ली से देखें, एक एक चैप्टर होगा। मैं जब कह रहा हूँ आपको कि मैं सबसे पहले सबसे अच्छे अच्छे चैप्टर उठा के चलूँगा, ताकि जिनका आप कि पेपर में वेटेज भी अच्छा है, और इन क्वेश्चनों का, इन चैप्टरों का एज भी मिलेगा, क्योंकि इन चैप्टरों से यदि क्वेश्चन आए तो आप मान के चलना कि जिसने इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रखे हैं वही करेगा, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है जी, तो चलो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अच्छा, नंबर सिस्टम में क्या है क्लासिफिकेशन, मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम भी दिखाऊंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम, नंबर्स दो टाइप के हैं। इसको हम पहले तो हम बोलते हैं नंबर्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहे हो, मिश्रित सा नंबर है, मिक्स सा नंबर है। तो इसमें दो पार्ट हैं, ए एक तो ये वाला पार्ट, एक आयोटा बी ये वाला पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट बन जाते हैं यहाँ। पहला पार्ट क्या होगा, रियल नंबर, ये वाला ए वाला पार्ट है, जिसमें आयोटा बी वाला पार्ट क्या है, 0। दूसरा है इमेजिनरी नंबर, इसमें है आयोटा बी वाला पार्ट। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, समझ रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये इमेजिनरी पार्ट है। स्क्वायर रूट किसी चीज का, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम इमेजिनरी काउंट करके चलते हैं कि भाई हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, तो वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि रियल जो नंबर है, रियल नंबर को हमने फिर फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है, किसमें, एक हमारा है डेसिमल, दूसरा है इंटीजर। डेसिमल का मतलब समझ रहे हो, दशमलव। ठीक है, डेसिमल। अब डेसिमल जो है, डेसिमल कैसे होंगे, सिंपल डेसिमल भी हो सकते हैं, जैसे 0.5, कुछ अलग भी हो सकते हैं, रिपीट भी हो रहे होंगे, जैसे 0.33333 चलता है ना आपका, तो ये भी हो गया।
तो ये तो जैसे हो गया आपका सिंपल, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। ये भी एक्चुअल में ये है भी, ये भी ऐसे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन इसको टर्मिनेट कर किया जा सकता है, हम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? इसको टर्मिनेटिंग है ये, लेकिन ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग। एक है टर्मिनेटिंग और एक है रिपीटिंग, या इसको ये बोल दो आप नॉन रिपीटिंग। ठीक है। दूसरा, इसके एक और पार्ट है, इन सब को जो ये है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रैशनल। और इस वाले पार्ट को, और जो दूसरा एक और इसमें पार्ट आएगा डेसिमल का ही, डेसिमल के दो पार्ट है, एक तो ये हो गया, एक होता है डेसिमल का पार्ट आएगा, दूसरा क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब ना तो वो खत्म हो रहा है कहीं उन, और रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा वो। मतलब जैसे ये 0.33 आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं आ रहा, वो आएगा जैसे 0.1234 ऐसे 6, 7, 3, 2, 5, 6, 8 ऐसे ऐसे चलता रहेगा ये कौन से होते हैं? जैसे √2 निकालो, √3, √5, कुछ भी स्क्वायर रूट वाली संख्या, पाई को ले लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ये लिए थे। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं, इनमें और कुछ भी बोल सकते हैं। 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? रैशनल है। ठीक है, ये एक लिमिट पे जाके क्या करेगा? टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन पाई क्या है? इरेशनल है। हमने 22/7 पाई की अप्रोक्स वैल्यू ली है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू ली है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग में आएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, टर्मिनेट जो खत्म ना हो, जो कंटिन्यू चलता रहे, टर्मिनेट नहीं होगा। और ये है क्या? टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाएगा एक पॉइंट पे। जैसे ये है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.3 पे बार, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 3/9, यही तो लिख सकता हूँ ना। ये भी मैं बाद में बताऊंगा कि भाई ये कैसे आते हैं, कैसे करते हैं हम। लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो आप, कि मैंने ये जो लिखा है इसको मैं टर्मिनेट कर दिया ना, ये टर्मिनेट हो तो गया, यहाँ p/q की फॉर्म में आ गया है। ये तो आएगा ही नहीं। आपको जब ऊपर वाला ही नहीं पता तो नीचे कैसे करोगे? वन वन अब जीरो कितनी लगाओगे जब ऊपर का पता ही नहीं है कहाँ जाके एंड हो रहा है इसका? समझ रहे हो? तो ये है टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीट कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो रिपीट हो रहा है कोई, जैसे 0.33 की तरह, नो ही टर्मिनेट हो रहा है, ना कहीं जाके एंड हो रहा है इसका। चल रहा है तो चल ही रहा है। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद ये होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन, ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है? ये रैशनल है या इर्रेशनल? तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो यही है कि सर उसको p/q की फॉर्म में लिखा जाए। p/q का मतलब एक नंबर ऊपर होगा, एक नीचे होगा। अरे है भाई, सबके नीचे एक है, सबके नीचे एक है। अंडरस्टूड है, इसलिए नहीं लिखा गया। ठीक है, तो सबके नीचे एक है, तो p/q की फॉर्म में तो बन गए, बन गए ना। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? क्या बोलेंगे हम? ये टर्मिनेटिंग है। चलिए, इतना हो गया। रैशनल इरेशनल का फर्क पता लग गया आपको?
इसके बाद आते हैं हम इंटीजर पे। इंटीजर का कॉन्सेप्ट शुरू। अभी आपको मैं इंटीजर का पार्ट करवा देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। इंटीजर समझ रहे हो आप? ये सब रियल नंबर के पार्ट हैं, इमेजिनरी के नहीं है, क्योंकि पूरा अब जो चलेगा वो रियल नंबर के ही पार्ट क्लासिफिकेशन है। रियल नंबर में हमने दो पढ़ लिए, क्या? डेसिमल और डेसिमल वाला पार्ट पढ़ लिया हमने, सॉरी इंटीजर। तो डेसिमल वाला हमने पार्ट पढ़ लिया रियल नंबर का, अब हमने पढ़ना है इंटीजर वाला पार्ट। इंटीजर के तीन पार्ट है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, और एक है जीरो, जिसको हम न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। ठीक, इंटीजर होगी। इंटीजर्स के अंदर भी अब अलग से इनके भी क्लासिफिकेशन है। इंटीजर का एक अलग क्लासिफिकेशन और है, क्या? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सब इसी की क्लासिफिकेशन है। अब देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो गया, हमें पता लग गया कि भाई -1 से लेके -इनफाइनाइट ये तो नेगेटिव हो गए, और 1 से लेके इनफाइनाइट ये पॉजिटिव हो गए, और जीरो इनके कहीं बीच में लाई करता है। ठीक है, हो गया। अब हम बात करें इवन नंबर की। इवन नंबर कौन से होते हैं? डेफिनेशन क्या है इवन नंबर की? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ये डेफिनेशन आप सबने अच्छे से रट रखी है और अच्छे से याद कर रखी है। हाँ जी सर, यही बात है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। इसके अलावा कोई और बात है? क्यों नहीं है भाई? यदि आप इसी डेफिनेशन पे अटक गए ना, तो फिर आप जीरो को कैसे क्लासिफाई करोगे? इवन है या ओड है या क्या है? जीरो को भी तो क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में कुछ और भी था, लेकिन उस चीज को सरल बनाने के लिए बस हमने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया। क्या था वो ये था कि किसी भी दो इवन नंबर का डिफरेंस कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार, किसी दो लगातार इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। दो लगातार ओड नंबर्स का डिफरेंस हमेशा 2 होता है। कैसे भाई? जैसे मैं मान लो आपको मैं कह रहा हूं कि -3, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7। अब देखो ये लगातार है, इसका डिफरेंस कितना है? 2 का। इसका डिफरेंस 2 का। इसका डिफरेंस 2 का। सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस 2 का, इन दोनों का डिफरेंस 2 का, इन दोनों का डिफरेंस 2 का। ये तो होगी बात। अब करें हम इवन नंबर में, -6, -4, -2, 2, 4, 6। देखना डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस ये 4 आ गया, इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 2 का। क्या 2 और -2 और 2 लगातार इवन नंबर है? क्या मैं बोल सकता हूं ये? क्योंकि डेफिनेशन एक्चुअल में ये भी थी कि किन्हीं दो लगातार इवन नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 आएगा, और ये है भी। आप देख लो, 2 से लेके पॉजिटिव का उठा के देख लो और नेगेटिव का उठा के देख लो। तो ये यदि ऐसा है तो जीरो कहीं ना कहीं तो लाई कर रहा होगा। अब जीरो तो यहीं लाई करेगा। क्यों करेगा भाई? यहां पे एक नंबर मिसिंग है, इन दो के बीच का डिफरेंस 4 आ गया। 4 नहीं आना चाहिए, आना चाहिए 2। तो कोई ना कोई नंबर मिसिंग है, वो नंबर क्या है? 0। अब देखो 2 और 0 का डिफरेंस 2, 0 और 2 का डिफरेंस 2। आई बात समझ में? इसलिए 0 को हम इवन नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। फिर कई बंदे थोड़ा सा और भी आगे पहुंच जाते हैं कि सर 0 है ना,
जीरो सर 2 से भाग हो रही है सर, जीरो 2 से भाग हो रही है। हाँ भाई हो रही है। जीरो 3 से भी भाग हो रही है, 6 3 से भी भाग हो रहा है, 9 3 से भी भाग हो रहा है। अब क्लासिफाई कर दोगे? ठीक है, क्लासिफाई कर दोगे क्या? 2 से ही भाग हो तभी ये है। 6 6 2 से ही भाग हो जाए वो तो ठीक है, हम कह रहे हैं, लेकिन ये 3 से भी भाग हो रहा है भाई। ठीक, तो ये चीजें तो हैं कि इस चीज को तो हम मानते हैं, लेकिन जब ये पूछा जाएगा ना आपसे तो आप इसको मिस मार जाओगे। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाते टाइम जीरो को मिस नहीं करना है। जीरो भी एक क्या है? जीरो भी एक इवन नंबर है। इसलिए मैंने ये थोड़ी सी इतनी रामायण आपको समझाई है कि जीरो एक इवन नंबर क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन में ये भी एक चीज थी जिसको हमने इग्नोर कर दिया था। 2 से डिवाइड होती है, ठीक है वो है, लेकिन उसका प्रूफ जो था वो प्रूफ ये है 2 से तो डिवाइड हो रही है। 2 से कोई चीज डिवाइड होगी, सिंपल सी बात है। कोई लगातार संख्याएं दे दी आपको, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 की टेबल में यदि हम जा रहे हैं तो 2 का डिफरेंस देखो, डिफरेंस जो आ रहा है ना 2 4 6 8, इनका डिफरेंस 2 ही है। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना, ये प्रूफ है इस चीज का। समझे? इंटीजर तक बात होगी कंप्लीट। हम्म, चलो आगे चलते हैं। इसमें कुछ और है इंटीजर में ही। ये तो हमने इवन ओड पढ़े हैं अभी। अब पढ़ेंगे हम क्या? इवन ओड के बाद प्राइम कंपोजिट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। चलिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? पहले आप इसमें प्राइम और कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट से पहले हम एक चीज और पढ़ लें, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये पढ़ लें हम। ठीक है, तो होल नंबर क्या होगा? देखो पहले आएगा नेचुरल नंबर, ये सब इंटीजर का ही पार्ट है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर गिनती जो हम आम डेली यूज में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चलेंगे हम। पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ये, मतलब नेचुरल नंबर पॉजिटिव क्या? नेचुरल नंबर बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर को, नेचुरल नंबर बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर को। होल नंबर जब इस नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दें, ये होल नंबर हो गए। समझ में आई बात? कि भाई ये तो था नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें हमने जीरो को ऐड किया तो ये हो गया होल नंबर। होल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है जी। इन्हीं दोनों से, इन्हीं दोनों से, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है ना। ये देखो इंटीजर था, उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर था, उस पॉजिटिव इंटीजर के ये पार्ट थे नेचुरल नंबर, और जब जीरो को ऐड किया, जीरो को भी लिया तो वो बन गया होल नंबर। समझ गए? ठीक है, अब आते हैं हम किस पे? प्राइम और कंपोजिट पे। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, नोट्स अपने बनाते रहना साथ साथ। ठीक है, नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहना इस चीज के। क्वेश्चनों के आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे कहोगे तो पीडीएफ, पीडीएफ, लेकिन अभी वो चैनल बनाया नहीं है, क्या बोलते हैं उसका, तो उस पे पीडीएफ, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनकी पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अभी यार मैं अकेला इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई और एक्स्ट्रा बंदा है नहीं मेरे साथ, तो मेरे को भी थोड़ा सा इतना टाइम नहीं मिल पाता। मैं आपके लिए दिन में 2 वीडियो, 2 सीरीज मैंने पैरेलल चला रखी हैं। एक सीजीएल मेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पहले वो क्या करने पड़ते हैं, मेरे पास जो सिलेक्शन पड़ा है उनमें से निकालनी है और फिर देनी है, उसके बाद फिर आपके ऊपर इस चीज़ पे काम किया जा रहा है। तो आप यदि ज्योमेट्री किसी की अच्छी खासी है और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ अच्छी खासी है, तो आप वो क्वेश्चन भी सोल्व करके देखना, वो अच्छी सीरीज चल रही है, वो आपको अच्छी हेल्प करेगी।
ठीक है, तो आगे आते हैं हम, चलो आ जाओ। अब आएंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से हैं? डेफिनेशन पे काम करना, ठीक है, डेफिनेशन पे काम करना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और एक होंगे कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है, वो संख्याएं, वो नंबर जो जिनके केवल और केवल दो फैक्टर, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर, मतलब उसके ना तो दो से ज्यादा ना दो से कम, समझ रहे हो? दो फैक्टर होंगे, और दो फैक्टर कौन से? एक तो एक, और एक वो खुद। डेफिनेशन को दोबारा ढंग से बैठा लेना दिमाग में कि उसके केवल दो और दो ही फैक्टर होंगे, एक और एक वो सेल्फ। ये दो फैक्टर होंगे, इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर होगा नहीं। जो जो इस डेफिनेशन में फिट बैठते हैं वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर दो होता है। दो के फैक्टर देख लो, एक दो सेल्फ, एक, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 के 3 भी 9 को भाग करता है, 3 भी फैक्टर है, तो 11 हो गया। ऐसे करके होते हैं, ठीक। प्राइम हो गए। आ जाओ जी कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। सिंपल सी बात, दो से ज्यादा, दो नहीं, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर। 3 हो सकते हैं मिनिमम, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे जैसे 6 ले लो, 9 ले लो, 12 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो। 6 के क्या है? 1 है, 6 है, 3 है, 2 है। इसके क्या है? 3 है, 1 है, 9 है, एक वही है। समझ गए? अब आप कहोगे साहब ये तो ठीक है, एक कहाँ है? महाराज एक यहाँ है, एक यहाँ है। एक ना तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों भाई? डेफिनेशन ये बोलती है प्राइम की कि केवल और केवल दो फैक्टर होने चाहिए, एक वो एक सेल्फ। तो यहाँ तो एक भी खुद एक ही है और सेल्फ भी खुद एक ही है, तो ये एक ही काउंट किया जाएगा, इसका फैक्टर तो एक ही है। और यहाँ कंपोजिट की डेफिनेशन ये है कि भाई उसके मिनिमम फैक्टर 3 होने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए। तो ना तो ये इसकी कैटेगरी में फिट बैठता है और ना ये यहाँ वाली कैटेगरी में फिट बैठता है। तो एक जो होगा वो नाइदर प्राइम होगा नॉर कंपोजिट होगा। समझ में आ गई आपकी बात? ठीक है। हम कहाँ से चले थे? हम चले थे कॉम्प्लेक्स नंबर से चले थे हम, और हम आगे कहाँ तक? हम आगे प्राइम और कंपोजिट तक आ गए, ठीक। प्राइम और कंपोजिट के आगे भी कुछ चीजें हैं, उसमें दो चीजें आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं प्राइम और कंपोजिट में क्या क्या चीजें हैं। एक है रिलेटिवली प्राइम नंबर, बहुत सा कंफ्यूजन है इनमें। रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर वो है, रिलेटिवली प्राइम नंबर वो नंबर है जिनका HCF 1 हो। कोई भी दो नंबर, सेट ऑफ किसी भी दो नंबरों का सेट हो जिनका HCF 1 हो। जैसे 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 5, 3, ये भी हो सकता है, ठीक है। 9, 25, ये भी है। इनका HCF 1 होना चाहिए। HCF मतलब इनमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। इनका कोई, जैसे मैं कह दूं कि आपको 6, 4 ले लो, 4 और 9, ये क्या रिलेटिवली प्राइम नंबर है? हाँ है। रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब ये है कि सिर्फ इनका इसकी कंडीशन यही है कि इनका HCF 1 होना चाहिए, वो है तो है। फिर आते हैं को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर, को का मतलब एक जैसे, दो प्राइम नंबर का सेट होना चाहिए। 3 5 ये भी है, 5 और 7 का भी है, मतलब सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। कंडीशन यहां भी वही है, HCF इनका भी एक ही आएगा, लेकिन यहां पे क्या है, यहां कंडीशन सिर्फ एक ही लागू होती है, ये HCF 1 हो, चाहे वो प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो, प्राइम हो कंपोजिट हो कोई फर्क, इवन हो ओड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, HCF 1 हो रिलेटिवली प्राइम। लेकिन को प्राइम नंबर वो नंबर है जिनका HCF तो 1 होगा, लेकिन वो दो प्राइम नंबर का ही सेट है, अंदर जो है। तो सिंपल सी बात, हम कह क्या सकते हैं कि ऑल को प्राइम नंबर्स, यहां से डेफिनेशन बनेगी और ये स्टेटमेंट आ जाएगी आपके पेपर में, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये तो ठीक है स्टेटमेंट, लेकिन वो कहते हैं कि ऑल रिलेटिवली प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। ये ऐसे ही आएंगे ऑप्शन में, आप सोचोगे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, हाँ ये ठीक होगा, नहीं नहीं, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर होने चाहिए को प्राइम के लिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ये चीजें आपको माइन्यूट सी चीजें हैं जो आपको पकड़नी पड़ेंगी और इन पे फोकस करना पड़ेगा। इसको आप कहीं भी नोट कर लो अच्छे से, पेपर में ऐसे स्टेटमेंट आएंगी। आप जेबीटी के पेपर से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे, आपकी बेस चेक करेंगे वो, कि बच्चों को बेस पढ़ाएंगे, बेस ठीक है और बेस यहीं से बनेगा, ये चीजें हैं बेसिक। ये बेसिक यदि आपकी ठीक है तो ठीक है, ओके है सारा काम, ठीक है। फिर आता है ट्विन प्राइम नंबर, एक आता है, एक टर्म और है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं, एक सेट है जिनमें, मतलब ये कह लो कि वो सेट जिसमें दो प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर तो है, ट्विन है ना, तो दो प्राइम नंबर है, ट्विन का मतलब दो प्राइम नंबर है उनका सेट, लेकिन उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। जैसे मैं कह दूं 7 और 11, ये ट्विन प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस 4 है, ये नहीं है। मैं कह दूं 11 और 13, हाँ हाँ ये है, ये बिल्कुल है, दोनों प्राइम भी हैं और उनका डिफरेंस 2 है, दोनों प्राइम भी होने चाहिए और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2, ये होगा हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट और है परफेक्ट नंबर, आप समझो, परफेक्ट बोला गया है, परफेक्ट मतलब परफेक्ट ही होगा वो, उसमें कुछ तो परफेक्शन होगा। देखो ये टर्म्स आप पकड़ोगे ना, तो आप, ये टर्म्स ऐसी हैं जो आपने पढ़ रखा है, चीजें पढ़ रखी हैं, क्लियर है, लेकिन कोई एक आधी टर्म आपसे छूट गई है, तो लेकिन ये टर्म अपने आप में उस चीज का हिंट देती है आपको। कैसे करोगे, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसमें उसके जितने फैक्टर होंगे ना, ठीक है, परफेक्ट नंबर वो नंबर है कि उसके जितने फैक्टर हैं उनका सम, उसको खुद को छोड़ के उनका सम उस नंबर के इक्वल ही आ जाए। जैसे एग्जांपल 6 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6, तो मैंने कहा खुद को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन तीनों का सम देखो क्या आया, 1 जमा 2 जमा 3 6 आ गया, तो ये परफेक्ट नंबर है। 28 क्या क्या है, 1 है, 3 नहीं है, 4 है, 7 है और 14 है, 28, 14 के साथ 2 है ना, 28। खुद को छोड़ दो, इनका देखो कितना है, 7 4 11 और 2 13 और 1 14 और एक ये 14, इन्हें बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट ही है वो, ठीक है। आज 40 मिनट की वीडियो होगी हमारी कंप्लीट,
हमने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो बिल्कुल बेसिक थी और बहुत ज़रूरी थी। कल यहाँ हम एक और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अब देखो डेली डेली बेसिस पे काम होगा। आप है ना रेगुलर, आपको 7:30 बजे वीडियो मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली किसी दिन कोई इमरजेंसी हुई तो मैं लेट अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज मेरा शेड्यूल में डालता हूँ कि 7:30 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप इस चैनल पे रहो, मैं गारंटी देता हूँ आपको कि मैथ में नंबर नहीं कटेंगे। जो चैप्टर आप एक बार यहाँ से कर लोगे वो चैप्टर बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने होंगे, और वो क्वेश्चन आंसर भी हम आगे एक बार ये सिलेबस करवाने के बाद लास्ट के कुछ दिन बचेंगे उसमें हम ताबड़तोड़ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे और रैंडम करेंगे, कहीं से भी उठा के, कहीं भी, कहीं किसी का पेपर उठा के आपको सॉल्व करवा दिया, कभी किसी का पेपर उठा के सॉल्व करवा दिया। उससे क्या होगा ना, उससे रैंडम क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं ऑफ करते हैं। कल हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे। मैंने आपको बस एक प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में एक डायग्राम दिखाऊंगा। इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। ठीक है, एक रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो a है, आयोटा बी इसमें 0 है, b 0 है। ठीक है, एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जिसमें b 0 के इक्वल नहीं है। b क्या है, कुछ ना कुछ है, आयोटा बी जो है ना, मैंने दिखाया था आयोटा बी होगा ही होगा, तो वो इमेजिनरी पार्ट है। अब सारा रियल का खेल चलता है। रियल नंबर में हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर हमने बताए थे 1 2 3 4 गिनती। होल नंबर में 0 ऐड कर दिया था, तो ये नेचुरल नंबर थे, इनमें एक 0 और ऐड कर दिया तो ये होल नंबर हो गया। होल नंबर किसका पार्ट है, इंटीजर का। क्यों, इंटीजर में दो चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से लेके और पॉजिटिव दोनों को मिलाएंगे तो होल नंबर बनता है, और नेगेटिव इंटीजर अलग रह गए। फिर आता है रैशनल। रैशनल कौन से, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, जो जो कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। मीन्स जो रिपीटिंग होंगे, सॉरी, जो रिपीटिंग होंगे, रिपीट तो कर ले होंगे, रिपीटिंग होंगे और टर्मिनेटिंग होंगे, या तो रिपीट कर रहे होंगे या टर्मिनेट कर जाएंगे। तो इसमें हमने आपको दिखाया था 0.5 और 0.3333 ये भी था। ठीक है, और इसमें मैंने ये भी बोला था 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये क्या है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर। फिर आते हैं इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना तो रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं। √2 √3 पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। फिर ये सब किसके पार्ट है, रियल नंबर के पार्ट है। अभी इसमें है ना कुछ चीजें और भी अच्छी थी, मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ चीजें इसमें और भी अच्छी थी, मैं कल डिस्कस करूंगा। हो सकता है कुछ बच्चे वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कल मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। एक, चलो आज ही डिस्कस कर लेते हैं इन चीजों को। आप एक बात बताओ, स्टेटमेंट आएगी आपका कि दो इरेशनल नंबर का सम रैशनल हो सकता है। आप बताओ, दो रैशनल नंबर्स का सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, क्या इनका सम रैशनल नंबर हो सकता है हो सकता है या नहीं, ये देखना है आपने। हो सकता है, हो सकता है। देखो, स्टेटमेंट में रिजिडिटी नहीं लेके आनी, कहीं ये लिख रखा हो नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, उस पर जरूर रुक जाना एक बार। क्या है, मैंने दो इरेशनल नंबर मान लिए, एक √2 है और मैंने एक मान लिया 3 प्लस √3 3 माइनस √2 है, 3 माइनस √2, क्योंकि ये भी तो पूरा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये देखो ना, a प्लस आइटा बी और b नेवर इक्वल टू 0। ए भी 0 ना हो, कोई जरूरी थोड़े ना a 0 हो या ना हो, ना हो, a 0 नहीं है, कोई नहीं, नहीं है a 0। आइटा बी की फॉर्म तो यही है ना, मतलब इमेजिनरी कह रहा हूँ, सॉरी, इमेजिनरी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इमेजिनरी नहीं, ये हमारे इरेशनल नंबर। √2 को मैं बोल दूं, जैसे यार सिंपल सी बात है, √2 की जैसे हम लेते हैं 1.414 समथिंग समथिंग चलता रहेगा, तो 3 यदि इसमें जुड़ेगा या घटेगा तो वो इसी में से, इस पार्ट में से माइनस होता है।
या यदि ये जुड़ेगा, मान लिया मैंने इसको जोड़ता, मैं ये जोड़ देता 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 मैंने ये दे दिया होता और ये माइनस 2 स्क्वायर रूट का होता, तो इसको मैं जोड़ता तो ये इसमें जुड़ जाता, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाता। समझ रहे हो? छोटी छोटी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि यही चीजें हैं जो डाउट थी आपका, आपका डाउट रहता है कि सर 3 ऐसे कैसे कर दिया हमने, इस पूरे को हम कैसे इसको इरेशनल नंबर मान सकते हैं, ये तो नहीं, ये तो रैशनल हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा रैशनल यार? इरेशनल में आपने कुछ भी जोड़ दिया तो जो उसका रैशनल पार्ट है उसमें जुड़ जाएगा ये, 3 तो एक वाले पार्ट में जुड़ेगा ना, यही मैं कहना चाह रहा। तो इनका दोनों का सम देखो, जब इन दोनों का सम करोगे तो ये पार्ट कट गया, बच गया क्या 3, और 3 क्या है? रैशनल। आई बात समझ में? ये वो बारीकी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत मिलेंगी नहीं ये कहीं, लेकिन इन चीजों को आप एक बार देख लिया, अब आपने एक बार देख लिया, अब आपके ये दिमाग में रहेंगे हमेशा कि हाँ यार ऐसा नहीं यार, मैं बना के देख सकता हूँ इसको। ठीक है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, क्या इरेशनल हो सकता है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इरेशनल हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा आएंगे ऑप्शन, ये आएंगे प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। अब ये लिखा आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन नेवर बी रैशनल। पहली स्टेटमेंट ये आएगी, देखो मैं बताऊं आपको, ये स्क्वायर रूट 2 और ये भी दूसरा भी स्क्वायर रूट 2, दो एक से नंबर आ गए, कैन नेवर बी। अरे कैसे कैन नेवर बी? दो नंबर अलग अलग कोई जरूरी थोड़े नहीं थे, उसने ये बोला था कि दो अलग अलग नंबर है, दो अलग अलग बोलता तो बात अलग थी, उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, तो दो इरेशनल नंबर हमने ले लिए। समझ रहे हो? दो इरेशनल नंबर हमने ले लिए, और भी नहीं कर रहे, अलग अलग नंबर भी लेने चाह रहे हो, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 18 कर लो, प्रोडक्ट कर लो, कितना आया 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 6 आ गया। दो अलग अलग भी ले लिए भाई, अलग अलग भी ले लिए, आ गया ना। तो ये जब कैन नेवर बी का जब कॉन्सेप्ट आया ना, ये नेवर वर्ड जो है ये रिजिडिटी शो करता है कि ना ना ना, बिल्कुल जटिल हो गए इसमें, ये तो नहीं हो सकता। वहां पे थोड़ा सा रुकना है और देखना है, उसको बना के देखना है। तो आपको दिखा दिया। और प्रोडक्ट ऑफ दो इरेशनल नंबर इरेशनल हो भी सकता है, ना इरेशनल यार, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन देखो, स्क्वायर रूट 6 आ गया, इरेशनल है, इरेशनल है ना, ये इरेशनल है, और ये देखो रैशनल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ले लिया मैंने, ले लिया, ये ले लिए, आपके सामने लेके आ गया मैं, आ गया सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, उनका वो क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लो, सब्ट्रैक्शन में ठीक है, एक मैंने ले लिया 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक ले लिया मैंने स्क्वायर रूट 2, इनका सब्ट्रैक्शन देखो, ये भी रैशनल भी आ जाएगा। नहीं भी आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 नहीं आया। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आप लेके चलना, आप छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, जब इन बेसिक पे काम करोगे तो आपको पता लगेगा हाँ यार ये चीजें हैं, बिल्कुल इनको सोचना था, ये सोचे नहीं, हम तो बस इतनी चीज ही मान के चल रहे थे कि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 और पाई यही है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब आपको समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, देखो CHSL में आए थे, CHSL में ऐसे क्वेश्चन आ गए थे स्टेटमेंट बेस्ड। जब गुल है, बत्ती गुल है भाई, नहीं होना, लिखवा लो मेरे से, नहीं होगा ये क्वेश्चन होगा नहीं। जिसने एक बार भी ये नहीं देख रखा उससे होना ही नहीं है, गलत होना नहीं, मतलब करके तो आएगा। रैशनल इरेशनल सब कुछ पढ़ रखा है, कैसे छोड़ दें इसको? इसको जरूर करेंगे, करो, करेंगे नहीं उसको गलत करके आएंगे। समझ में आई? तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें थी, इनको मैंने डिस्कस इसलिए किया, आपको ये चीज आप, मैं सही बता रहा हूँ, जिस भी एक बच्चे ने ये पूरी वीडियो देखी होगी ना, उसको जरूर ये लगा होगा यार कुछ अलग ही मिला है पढ़ने में। ये तो हमारा पहला पार्ट था भाई, जब आप सारे पार्ट देखोगे ना, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप मेरे से नंबर सिस्टम करके जाना, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। ठीक है,
2 दिन से कमेंट सेक्शन ऑफ था यार, 2-3 दिन से मेरे को पता नहीं था, नया नया चैनल बनाया था, तो कोई एक भाई है मेरा, उसने थोड़ा सजेस्ट कर दिया था, वो किड्स वाला ऑप्शन उसने कर दिया था। तो आज कोई मेरा दोस्त था बैचमेट, तो उसने बोला बोला अरे वो उसको चेंज कर, उसको चेंज करने के बाद आज जाके वो कमेंट सेक्शन ऑन हो गया है। तो आप आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर भेजना मेरे को कि सर ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। प्लीज़ आप जैसे भी सजेशन होंगे आप मेरे को भेजना प्लीज़, मैं उनको देखूंगा और उस पर हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच।